नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2024 और आज जो है CHSL का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम काफ़ी सारे जो है बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं। यहाँ पे मैं लेकर के आ गया हूँ, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट दूंगा, है ना। जो फैक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आप आगे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जैसा कि आज तक आता आया है, भले आप कहें ना कहें, आपका दिल ज़रूर इस बात को मानता होगा कि भाई इतना जो है सटीक फैक्ट मुझे नहीं लगता है कि इस समय आप कहीं बड़े बड़े इंटरप्राइजेस में भी आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कुछ ऐसी बात हो गई जहाँ से थोड़ा सा बहुत दिक्कतों में हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका, अगर आप हमारे कंटेंट पे भरोसा करते हैं, जैसा कि अब तक आपको भी पता चल ही गया होगा कि भाई कितनी आती है इस ई बुक से, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो बच्चे PQI करते रहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना भाई, तो मैं बता दूं, अगर भर दिन भर रात आप PQI मारोगे ना, तो अधिक से अधिक 50% बन जाएगी क्वेश्चन। लेकिन जो मेरिट में आने वाला बच्चा है ना, वो 50% के भरोसे नहीं रहते मेरे भाई। उनको कम से कम 80% तो चाहिए ही चाहिए मेरिट में आने के लिए, ठीक है। तो PQI के अलावा भी और भी रास्ते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एग्जाम में पूछ दिया गया क्वेश्चन, और अगर मैं उसे हूबहू ही आपको उतार के दे दूं तो उसका क्या फ़ी भाई? उसका कोई फ़ी नहीं है। जो मेरा इजाद किया हुआ है, ये ई बुक में 100+ क्लास की क्वेश्चन रिसर्च करके लिखा गया है, उस पर दिमाग लगाई गई है, इस पर करीब सैकड़ों दिन खर्च किए गए हैं, तो उनके लिए मैं छोटा सा फ़ी चार्ज करता हूँ। बाद बाकी एनालिसिस की PDF जिनको चाहिए, फ्री में टेलीग्राम पे हमेशा अवेलेबल है भाई। इसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ व सिर्फ एनालिसिस की PDF चाहिए जो मैं करा रहा हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आराम से वहाँ मिलता रहेगा। 1-2 दिन नहीं, जब तक मैं हूँ और जब तक मैं कराऊँगा एनालिसिस, ठीक है। लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए पेड वाली, तभी आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए इस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुझे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन एग्जाम का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, तो हम सितार को बहुत ज़्यादा, सरोद को ज़्यादा जानते हैं, है ना। इसके अलावा सुरबहार भी किया जाता है, बीना माता की जो है वाद्य यंत्र है, सरस्वती माता की, तनपुरा बांसुरी, सहनाई, सारंगी, वायलिन, संतूर, पखावज, तबला, ये सभी के सभी आप इस्तेमाल कर सकते हो किसे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। देखिए, इंडिया में जो है मेनली 2 प्रकार के संगीत चलते हैं, एक तो कर्नाटक संगीत, और एक आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्लासिकल जो आपका संगीत है, ठीक है। तो जो साउथ की रीजन है, यहाँ तक आपका कर्नाटक संगीत सीमित है। बाद में की जो आपका रेस्ट भारत रहा, तो इसमें हम क्या जानते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। वायलिन, मृदंगम, तंबूरा, घाटम, पखावज, है ना, तानपुरा, ये सभी के सभी जो है आप कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, है ना। कर्नाटक संगीत दक्षिणी स्टेट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक सीमित है। कर्नाटक संगीत में अधिकांश किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है? आने वाले समय के लिए स्टार क्वेश्चन है ये सब, और स्टार आंसर है ये। CGL वगैरह आपसे डिमांड करता है इस प्रकार के बाल की खाल वाली क्वेश्चन, तो तेलुगु और संस्कृत भाषा। अब बच्चे, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि 99% अगर ये बात आज से पहले नहीं सुना होगा, और उसके सामने मैं एक क्वेश्चन रख दूं कि भाई कर्नाटक संगीत में निम्नलिखित में से किस भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में मैं दे दूं कन्नड़, है ना, कन्नड़ दे दूं, तेलुगु दे दूं, तमिल दे दूं, और एक मलयालम दे दूं, तो कन्नड़ मार देगा 99%। आपके मन में भी वही आया होगा, क्योंकि कर्नाटक से कन्नड़ ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा दिखता है दुनिया बाहर से। कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति है, कल के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ था, बता चुके हैं। मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री और त्यागराज, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहते हैं। वहाँ पे 4 गो आदमी का नाम दिया था, एगो छांटना था कि ये त्रिमूर्ति में कौन नहीं आता। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के जो फाउंडर हैं या जनक हैं या पिता हैं, ये पुरंदर दास को कहा जाता है। याद रखिए, कर्नाटक संगीत की महारानी कहेंगे तो कोई ना कोई महारानी तो लेडीज ही होता होगा, तो M सुब्बालक्ष्मी मैडम को ही इंडिया में, है ना, शास्त्रीय जो मतलब संगीतज्ञ हैं, जो आपका संगीतकार होते हैं या फिर संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो है
इन्हें भारत रत्न दिया गया 1998 के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कर्नाटक संगीत में जो संगीत के स्वर होते हैं, लय होते हैं, उसे टेम्पो कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पो कहते हैं। ऑटो वाला टेम्पो नहीं, ये है आपका कर्नाटक संगीत के जो लय होते हैं गाने की, है ना, जो सुर होते हैं, जो स्पीड वाला, जो बैलेंस, मतलब जो जैसे अपन कैसे राग बोलते हैं वैसे ही समझिए टेम्पो है, कहते हैं कर्नाटक संगीत के अंदर। ठीक है। भारत रत्न विजेता जो संगीत अवार्डी हैं उनको जरूर याद रखें। इनके बाद एम सुब्बालक्ष्मी के बाद पंडित रविशंकर साहब 99 में पाए थे। 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर मैडम को एक साथ मिला था। 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला था और 2008 में या 2009 में, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही रहता है, ये आपका जो है पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था। तो ये कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। आज जो है कर्नाटक संगीत से 2 क्वेश्चन, संविधान से 3 क्वेश्चन, जनगणना से 2 क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी मैं कहूँगा, क्योंकि 7-8 तो फ्री का नंबर दे गए आपको। इनके अलावा सिंगी खंबन या शेर का मुंह, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर किस नदी को सिंगी खंबन या शेर का मुंह भी कहा जाता है? ठीक है भाई, तो इसको सिंधु नदी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी आंसर हो जाएगा। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र 1 करोड़ बार बता चुके हैं हम। ठीक है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों तिब्बत से निकलती है ना। सिंधु नदी जो है ये कौन सी ग्लेशियर भी अलग अलग बता चुके हैं। बोखार छू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, है ना। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन या शेर का मुंह कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी नगर जो मोहनजोदारो है, ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी की चर्च की गई है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, ये बगल वाले हल्ला ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब समझ ही रहे हैं, है ना। कोई भी अच्छा काम करने चले दुनिया में तो उनका टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, और जब वही आदमी बहुत सफल हो जाता है ना, तब हिम्मत ही नहीं होती टांग खींचने की, है ना। तो ये मेंटेलिटी लेके ही अधिकांश प्राणी जी रहे हैं। धन्य है वो प्राणी। इनके अलावा मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे स्थानीय भाषा में सांगपो कहा जाता है। जैसे ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने इंडिया में एंट्री मारते हैं, कहाँ मारते हैं एंट्री? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मारते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे देहांग कहा जाता है। ठीक है भाई। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके सहायक नदी भले इस एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोहित और बराक आपको बहुत बार पूछा जाता है, लोहित बराक, है ना। इसके अलावा मानस भी इसमें आ जाएगा, सुबनसिरी भी आ जाएगा, सुबनसिरी, है ना, सुबनसिरी भी आ जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप आपका माजुली स्थित है। माजुली फेस्टिवल भी होता है जो असम के अंदर होता है। इनके अलावा जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे असम का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है, जमुना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सतलज नदी का उद्गम राकसताल वाला ग्लेशियर से होती है। स्थानीय भाषा में इसे लोगचेन खम्बाव कहा जाता है। किसे? सतलज नदी का। तो ये तीनों नदी का जो है एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया हूँ मैं, क्या कहा जाता है, किस ग्लेशियर से निकलती है, और जम्मे कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। महेंद्र सिंह धोनी को एक बच्चा बोल रहा है पद्मश्री और एक बच्चा बोल रहा है पद्म भूषण। बहरहाल दोनों में से कोई भी पूछा गया हो, आपको यहाँ आंसर मैं दे दूंगा। थोड़ा सा पानी पी। तो ये आपका 2018 में हो जाएगा। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को अगर पद्मश्री पूछा होगा बंधु, तो 2009 आंसर मार देना। 2009/2018 दुगुना कर देना। ठीक है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी की हो गई। सचिन तेंदुलकर का पूछा जाता है, भारत रत्न पूछा जाता है, 2013/14 होता है। हुआ यूं कि 2013 में सचिन साहब जो है रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार होती है और आनन फानन में इन्हें भारत रत्न देने की जो है घोषणा हो जाती है, लेकिन यही अवार्ड इन्हें 2014 फरवरी में रिसीव होता है इन हैंड। तो इनके क्वेश्चन में ज़रूर पढ़े कि लैंग्वेज क्या लिखा है, कि भाई कब रिसीव किए या फिर कब देने की घोषणा की गई। इनके 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, 13 और 14 दोनों आंसर होते हैं। घोषणा होता है 13 में, मिलता है 14 में। महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री बता दिए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है धोनी साहब को 2007-8 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड
अवार्ड कर दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ध्यानचंद पुरस्कार एगो अन्य पुरस्कार है, ठीक है, तो इन दोनों को एक में आटा बेसन मत मिला देना। ध्यानचंद अवार्ड एक अलग अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक अलग अवार्ड है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा अब तक एकमात्र क्रिकेटर सचिन साहब ही हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 2022 में देवेंद्र झाझड़िया को, जो पैरा भाला फेंक से संबंधित आपके खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है पद्म भूषण, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कल कि फुटबॉल के मैच में जो है ना, रेफरी के पास इनमें से क्या नहीं होता है, रेफरी के पास इनमें से क्या नहीं होता है। एक आपका व्हाइट फ्लैग है ना, व्हाइट फ्लैग है। एक आपका येलो कार्ड एंड रेड कार्ड है। एक आपका एक ऑप्शन में व्हिसिल है, यानी सीटी है, सीटी जो बजाते हैं हम लोग, पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। और एक में आपका वॉच है, ठीक है। बच्चे ने यहाँ पे शायद सीटी लगा दिया है आंसर। देखिए सीटी जो है ये होगा, सीटी रेफरी के पास रहता है ना। अब डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। अगर ओरिजिनल लैंग्वेज ये था कि मेन रेफरी के पास निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, तो स्वेट जो आपका व्हाइट फ्लैग है ये मेन रेफरी के पास नहीं होता है, एडिशनल रेफरी के पास होता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक आए थे, अच्छा लगा तो बता दिया। इनके अलावा 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कल ही हमने भूमध्य सागर को जब स्वेज नहर से जोड़े थे और कर्नल नासिर को बताया था, तो वहाँ पर ही भी बात कर लिए थे हम कि 74वें गणतंत्र दिवस पे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत आए थे। अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है ये सीजीएल के लिए संरक्षित है, तो इसमें इमैनुअल मैक्रोन साहब आए थे जो फ्रांस के राजनेता थे। इनके अलावा प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो भारत आए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और ये जो लागू होती है ये लाहौर अधिवेशन 1929 की हमें याद दिलाती है ना, क्योंकि इन्हीं का जो है डेडलाइन कह सकते हैं आप, उसी दिन हमने 26 जनवरी को झंडा फहराया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक संगीत से संबंधित शैली हैं, स्टाइल हैं, भाग हैं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आज कर्नाटक संगीत से 2 क्वेश्चन आए, एक हिंदुस्तानी संगीत से, एक कर्नाटक से। जैसे ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ये सब जो है आपका किसके होते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। उसी प्रकार से कर्नाटक संगीत के जो भाग हैं, वर्णम है, जबली है, तिल्लाना है, पल्लवी है ना। तिल्लाना ज़्यादा ऑप्शन में देता है तो आप आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि तिल्लाना का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से भी है, और भरतनाट्यम नृत्य भी साउथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मार दिए होंगे। आइए बताते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख में जो शैली है, ध्रुपद, धमर, होड़ी, ख्याल, टप्पा। टप्पा को जो है आप हाफ क्लासिक का दर्जा देते हैं, ये पूर्ण क्लासिक नहीं है, इसे आप हाफ क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं, ठीक है। टप्पा को एक स्टाइल होता है। चतुरंग, चतुरंग से कुछ याद आया, पहले शतरंज को चतुरंग भी कहा जाता था। शतरंज मैं अलग से 22 मिनट में पढ़ा दिया हूँ। 22 मिनट के क्लास से एक भी एसएससी का ऐसा शिफ्ट नहीं है जहाँ 2 नंबर मैं आपको नहीं दिलवा रहा हूँ। कई बच्चे ने कमेंट किया था सर ये क्या पढ़ा रहे हो। अरे सर मुझे पता है ना सर, बहुत दिन हमने आटा और दाल की भाव यहाँ पे किया है इस क्षेत्र में, करीब हमारे ख्याल में 2014 साल से मैं कर रहा हूँ ये सब, तो कुछ तो रहेगा ना, है ना। इसके अलावा रस सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, ये सभी के सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए पार्ट हैं, है ना। टप्पा को जरूर याद रखें, ये हाफ वाला हो जाएगा, हाफ शास्त्रीय संगीत जैसा। जैसे आप है ना छऊ नृत्य होता है ना, तो उसे भी आप हाफ शास्त्रीय नृत्य कहते हो, न कि पूर्ण शास्त्रीय नृत्य जो 3 जगह होता है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, है ना। उसी प्रकार से रिलेट करके ही पढ़ाना सिखाते हैं, आप भी सीखिए। कर्नाटक संगीत में तत्व कितने होते हैं, तो 2, राग और ताल। अगर इसी को हम थोड़ा सा रागम और तालम लिख दे संस्कृत में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्णम जो अभी बताया ये क्या होता है, इसमें 3 गो अलग अलग शैली और होते हैं वर्णम के अंदर, है ना। ये ठुमरी से मेल खाता। अगर कल होके बहुत डीप से क्वेश्चन पूछे कि कर्नाटक संगीत के कौन सा स्टाइल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी से मेल खाता है, तो वर्णम बताना। जवाली, जवाली जो है ये आपका प्रधान गीत है, ये भरतनाट्यम के साथ विशेष रूप से मेल खाता है। तिल्लाना, है ना, ये
तराना के समान है। तराना जैसे आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक फॉर्म है, उसी से आपका तिल्लाना मिलता है। और तिल्लाना बात जो है मैंने अभी कहा था, तिल्लाना, जाति स्वरम, अलीरप्पू, ये सब भरतनाट्यम नृत्य में भी इस्तेमाल करी जाती है। ये नृत्य करने का है ना भाग है, जबकि भरतनाट्यम में अभंग, सभंग और त्रिभंग ये शारीरिक हाव भाव है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस आयोग के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था? एस.आर. सिंघो की अध्यक्षता वाले सिफारिश किए थे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए। कितनी आरक्षण मिलती है साहब? 10% मिलती है ना। आप सबर्बन हैं, अगर आप इस जोन में आते हैं यानी इकोनॉमिक रूप से आप जो है कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे आपको 10% की आरक्षण दी जाएगी। इसके लिए संविधान संशोधन 103वां किया गया था। ईडब्ल्यूएस से जो पीठ होता है, पीठ मतलब पीठा नहीं भैया, आटा नहीं है ना, पीठा महाराष्ट्र में आटा को कहते हैं, है ना, पीठ, है ना। इसके अलावा जो ये पीठ जो है ना, ये क्या है भाई? तो ये जो जज लोगों का जो आपका कमिटी होता है, जो आपका कॉम होता है कि बैठ के फैसला सुनाते किसी चीज़ पे, निर्णय देते हैं ना, तो उसे पीठ भी कहते हैं। तो ये बोबडे साहब उनके अध्यक्ष थे, बोबडे साहब, ठीक है। ये भूतपूर्व सीजीआई हैं। इनके अलावा 2011, अच्छा यहाँ पे 101वां और 102वां बोलना बहुत ज़रूरी है। 101वां जीएसटी से है, 102वां ओबीसी से है, 104वां आपका SC ST से है ना, 106वां को भी ध्यान रखना भी महिला आरक्षण से है। इसके अलावा 2011 के अनुसार देश में दशकीय वृद्धि देखिए 17.64 है ओरिजिनल, लेकिन एग्जाम में आज तक ऐसा नहीं, 17.7 लिख देता है। तो ठीक है, 17.7 आपका आंसर हो गया। ये तो कई दफ़ा 2011 में आपका सबसे अधिक जो ग्रोथ है ये मेघालय का था, और सबसे कम ग्रोथ जो था ये नागालैंड का था। ये आपने कई बार ये जो है ग्राफ वाला इमेज जरूर देखा होगा, यहाँ पे कल शाम को भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय की 27%, और सबसे कम नागालैंड की, माइनस में चला गया है ना, जितना जनसंख्या था उससे भी थोड़ा सा नगण्य कम हो गया। इनके अलावा दादर नगर हवेली की जो आपका ग्रोथ रहा डेकेडिकल, वो सबसे अधिक रहा केंद्र शासित प्रदेशों में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो आपका जुडिशरी रिव्यू है वो किस देश से लिया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। लल्लू सा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। अमेरिका के संविधान से देखिए ध्यान से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना के शब्द, लेकिन गुरुजी प्रस्तावना की भाषा कहेगा तब हम किसको आंसर लगाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया को लगाना, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन जो आपका पूछा गया है, मौलिक अधिकार जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये तो काफ़ी ओपन बात है कि भाई यहाँ से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की जो हटाने की प्रक्रिया है, जो विधान है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो आर्टिकल 61 में दर्शाया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल कितने में है? कोई भी बच्चा बताओ, 63 में है ना, तो ये भी लिया गया है। और जो आपका जनहित याचिका होता है, आए दिन आप पेपर में देखते रहते हैं, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि लिए गए हैं, ठीक है। ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। देखिए बिना कहे तो आप लोग लाइक करोगे नहीं, ठीक है, मत करो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आए हैं। आर्टिकल 108 के अनुसार प्रेसिडेंट साहब दोनों सदन की बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा की जो है आपका स्पीकर करते हैं या अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अभी ओम बिरला फिर से बन गया है। इनके अलावा जो प्रस्तावना की भाषा है गुरुजी, मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया के लिए रहने दें, और प्रस्तावना के शब्द कहेगा तो अमेरिका के लिए रहने दें। कनाडा के संविधान से संघ द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होता है, और संघीय जो ढांचा है ये भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये दोनों बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जर्मनी के संविधान से है क्या कि आपातकालीन समय में जो आपका मौलिक अधिकार है वो कमज़ोर होने लगता है, कम होने लगता है, कटौती होने लगती है। तो ये वाली बात जर्मनी के संविधान से उद्धत है। मौलिक जो आपका कर्तव्य है वो रसिया से लिया गया है, यहाँ पे नहीं लिख पाया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया लिए गए हैं, जो आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन इत्यादि, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से निदेशक तत्व DPSP लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना।
राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन मात्र 12 सदस्यों का होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। और जो आपका राज्यसभा के अंदर सदस्यों का निर्वाचन होता है ये 6 वर्षों के लिए होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और राज्यसभा का अपने आप में कार्यकाल परमानेंट होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कुछ गुरुजी ऐसे हैं जो बस गूगल पे गए, जो भी राम कहानी लिखा रहा उसे कहीं से मस्त एक अंगूठा चला के कॉपी किया और इधर ला के पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले भाई। जैसे कोई पहाड़ पूछता है तो वहाँ पे उनमें ये भी लिखा रहता है कल पहाड़ पे 2 आदमी घूमने गए थे, उनका एक बिस्किट गिर गया। मतलब एक मैं ये बता रहा हूँ, वो भी लिखा रहता है। अरे ये तो कम से कम हटा दे, है ना। इसके अलावा ऊपर के फैक्ट से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी आंसर अमेरिका ही था, लेकिन क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस फैक्ट से आपको मिल जाएगा। आज संविधान से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 3। एक और पूछा गया, मैं आगे बात कर लूँगा। शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? सब दिन 2 नंबर बोनस की। 8 गो प्यादा होता है, मैं ये भी बताया हूँ गुरुजी। अभी शतरंज का पट नीचे रखा हूँ, मैं बताऊँगा एक एक चीज़। शतरंज के खेल में दोनों पक्ष को मिला के 16 प्यादा होते हैं। इसके अलावा शतरंज के खेल में कितने प्रकार की गोटी की इस्तेमाल की जाती है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई 6 प्रकार की गोटी। कौन कौन से? राजा, रानी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, प्यादा। शतरंज के खेल में घोड़ा की चाल कैसी होती है? शतरंज के खेल में 6 प्रकार की गोटी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, बता दिया था। शतरंज के खेल में जो घोड़े की चाल होती है ना, ये एल प्रकार की होती है। अभी आप नहीं समझेंगे, जो बच्चों को क्लास नहीं देखा है 22 मिनट का, जाके शतरंज वाली क्लास आज के आज टॉपिक बैच में दिया गया है, जाके देखो। आने वाले भविष्य में सभी एसएससी की एग्जाम में 2 नंबर मेरे तरफ के से अभी भी पॉकेट में रख लो। अब नहीं मानोगे बात तो हमरा खा लोगे। चलो, शतरंज के खेल में ऊँट का चाल एक्स के जैसा होता है। शतरंज के खेल में हाथी का चाल प्लस के जैसा होता है। अब नहीं समझे ना, आइए समझाता हूँ, है ना। देखिए ये जो घोड़ा की चाल है ना, यहाँ पे घोड़ा भाई साहब बैठे हैं, इसको जब भी चलना होगा 2 घर और फिर 1 घर चलता है। किसी भी डायरेक्शन में 2 घर फिर 1 घर, है ना, 2 घर फिर 1 घर, 2 घर फिर 1 घर, 2 घर फिर 1 घर, 2 घर फिर 1 घर। तो हमेशा इनका जो चलने का स्टाइल है वो एल जैसा बनता है। देखिए हमेशा जो इनका चलने का स्टाइल है वो एल जैसा बनेगा। अभी इस साइड डायरेक्शन चला तो एल जैसा, मैं इधर चलाना चाहता हूँ तो ये चल किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है, लेकिन हमेशा एल 2 बार पीछे 1 बार आगे चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्यादा भाई साहब हैं, ये सबसे छोटा गोटी होता है शतरंज के खेल में, ठीक है। ये चलने के समय में सीधा ही चलता है ना। पहले चाल में यह 2 घर चल सकता है मैक्सिमम, उसके बाद यह 1-1 घर चल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले चाल में भी 2 घर चले, हो सके खेलने वाले एक ही चाल चलाए, ठीक है। लेकिन जब भी ये गोटी को काटेगा तो ये तिरछा गोटी को काटता है। इस घर में कोई गोटी होता तब काटता, इस घर में होता तब काटता, लेकिन अगर सीधे चलाना है तो इधर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी शतरंज आ ही गया है तो जो आप मैंने बताया कि ऊँट का चाल, तो ऊँट का चाल ऐसे मान लीजिए यहीं पे ऊँट बैठा है तो ऊँट ऐसे चलेगा, ठीक है, ऊँट ऐसे चलेगा। और हाथी कैसे चलेगा बंधु? तो हाथी प्लस के जैसे चलता है, समझ गए। तो ये है शतरंज की गोटी। इसके अलावा शतरंज में जो इस्तेमाल होता है, ऊँट को आप क्या कहते हो? बिशप कहते हो। घोड़ा को आप क्या कहते हो? नाइट कहते हो। नाइट मतलब योद्धा, नाइट मतलब रात, लेकिन स्पेलिंग में चेंजेस। इसके अलावा जो आपका हाथी है इसे क्या कहा जाता है? इसे रोक कहा जाता है या रुक कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। शतरंज में 64 गो घर होता है और हमेशा प्यादा कौन घर में बैठा रहता है? तो हमेशा प्यादा ये वाला जो मैं कलर किया हूँ ना, इसी में बैठा रहेगा। इधर से भी दूसरे घर में और इधर से भी दूसरे घर में। 8 गोटी इधर, 8 गोटी इधर, 16 गो प्यादा होता है दोनों पक्ष मिला के। शतरंज की खेल हमेशा सफ़ेद गोटी जिसके पास रहेगा वही स्टार्ट करता है और खेल की शुरुआत हमेशा प्यादा से होती है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में कौन सा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने? ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में दिया गया था सत्याग्रह था, है ना। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ दिया था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। तो सत्याग्रह आंसर होगा गुरुजी, ठीक है। देखिए रॉलेट एक्ट कब होती है? 1919 में होती है। इसे कहानी के जैसे समझेंगे, याद रहेगा जिंदगी भर। रॉलेट एक्ट क्या होता है? अंग्रेजों की एक मनमानी वाला कानून होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पे शक गया तो मुझे उठा के ले गए, रिमांड पे रखे, फिर पूछताछ करके इतना टॉर्चर किए कि हम खुद ही बोल देंगे हाँ किए हैं, ठीक है। तो ऐसा ये कानून था, है ना, बिना अपील बिना दलील का कानून। शक के दायरे में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है भाई। तो इस कानून में भारत के कुछ चुनिंदा नेता जैसे सैफुद्दीन किचलू वगैरह जो है गिरफ्तार हो गए। तो इन गिरफ्तारी को लेकर हम विचार विमर्श करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी का दिन था
था, पवित्र दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हम लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे कुछ नेतागण आके हमें संबोधित करने वाले थे, ठीक है। तभी जनरल लॉ डायर को मुखबिरी कर दी जाती है और जनरल लॉ डायर ने गोली चलाने की आदेश दे दिए और ये हमारे इतिहास में एक काला दिन है, ठीक है मेरे भाई। आज भी जो है गोलियों की निशान देखी जा सकती है, मैं तो गया नहीं हूँ, लोग कहते हैं। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को दे दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 बिहार के चंपारण में नील की खेती से संबंधित तीनकठिया पद्धति से संबंधित थे। तीनकठिया पद्धति कहने का मतलब है गुरुदेव कि उस समय अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन था तो इसके 1/3 मतलब 1/3 तो नहीं कह सकते, 3 कट्ठा में जो है आपका नील की खेती अनिवार्य था। इसके अलावा गांधी जी 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, 1919 में अहिंसक सत्याग्रह। यह जो अहिंसक सत्याग्रह है ना, यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। तो सत्याग्रह हुआ, अहिंसक नहीं लिखा था क्योंकि उसका फॉर्म पूछा गया था कि भाई सत्याग्रह था कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला दिया ऐसा। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन, सहयोग लिखा गया है महाराज, असहयोग। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता करी थी। 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 1932 में पूना समझौता में भाग लिए थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग लिए थे। तो ये है गांधी जी का क्रियाकलाप। इनके अलावा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जॉन रस्किन के किताब ऑन टू द लास्ट से काफ़ी प्रभावित रहे। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में नवजीवन, हिंद स्वराज, इसके अलावा ये इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, एथिकल रिलीजन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ प्रमुख है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये भी एक पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रस्तावना जो है इंडिया का, उसके अनुसार हम कैसे हैं, संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ऐसा भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति इस पे काम किए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य बताए थे। जोड़ने के घड़ी में 10 प्रकार के जुड़ गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माना है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो कहाँ बताया था, ऊपर बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया, है ना। इनके अलावा 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है, इसी के तहत संविधान में भाग को 9 से 9 का ए बनाया गया और इसमें नगर पालिका को रखा गया। इसमें अगर आपको कहेगा कि इसका अनुसूची क्या है तो 12वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची में कितने मतलब विषय को शामिल किया गया है तो 18। इसी प्रकार से जो है 9 भाग ग्राम पंचायत से है और इसकी 11वीं अनुसूची होती है ग्राम पंचायत की, और 11वीं अनुसूची में कितने भाग विषय शामिल किए गए हैं ग्राम पंचायत से संबंधित तो 29। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, दोनों का चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना या भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब, दोनों में से कुछ पूछा हो गया ना, बच्चा खेल के आंसर देगा और दोनों बता चुका हूं, है ना। कल्याण चौबे का नाम सुने, जब बने थे तब बताया था ना मैं, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, है ना। इनके अलावा जो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल संघ है, परसों या चौथे रोज ही मोहन बगान बताया था, है ना। एक एक बच्चा बोलेगा भाई बताया था, है ना। बहुत दर्द होता है जब आप लोग दिल पे पत्थर रख देते हो ना, है ना, तो बहुत दर्द होता है भाई, है ना। चलिए ठीक है, 1937 है ना, 1937। कोई बच्चे तो ऐसे सीधे आएंगे कमेंट कर देंगे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कल एक उनको जो है कम से कम 2500 बच्चे जो है कमेंट करके मतलब जवाब दिया कि भाई तू कहीं दूसरे गोला से आके दूसरा एग्जाम तो नहीं दे दिया भाई, है ना। फिर भी नहीं सुधरेंगे, आके फिर दूसरे वीडियो में कर देंगे। और इसका नाम बदलता रहता है, कभी विशाल यादव हो जाता है, कभी महेंद्र कुमार हो जाता है, कभी वैशाली आर हो जाता है। इसका नाम बदलता रहता है आईडी का, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ ये कौन है, कब छोड़ेंगे ये छिछोरापन पता नहीं, ठीक है। चलिए 1937 में हो गया। मोहन बगान कोलकाता ये सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब है। भारत की सबसे फुटबॉल पुरानी प्रतियोगिता कौन है? डूरंड कप। प्रतियोगिता में और क्लब में फ़र्क होता है। प्रतियोगिता मतलब
क्या हो गया, जैसे एक रणजी ट्रॉफी हो गया और बीसीसीआई, इन दोनों में कितना फ़र्क है, तो उतना ही फ़र्क है जितना एक राज्य में और एक लोक में फ़र्क है। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का हूँ, अब मैं बिहार का एक आम नागरिक हूँ, है ना, जैसे, या फिर इंडिया को ही ले लो, मैं इंडिया का एक नागरिक हूँ। इंडिया क्या है अपने आप में, नागरिकों का घर, है ना, बहुत बड़ा कौम समूह, है ना, एक मतलब पूरा फैक्ट्री कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका संघ है ना, ये ऑर्गेनाइज करवाता है खेल, और जो प्रतियोगिता है वो एक प्रतियोगिता है, जैसे रणजी ट्रॉफी बीसीसीआई का, मुश्ताक अली, दिलीप ट्रॉफी, ये सब, है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है, दोनों का आंसर आपके पास है। अगर संघ का होगा तो 1937, मोहन बगान सबसे पुराना है फुटबॉल क्लब, और मोहन बगान सबसे फुटबॉल क्लब पुराना हो गया। सबसे फुटबॉल प्रतियोगिता कहेगा तो डूरंड कप, और डूरंड कप जो 2023 में हुआ था ना साहब, तो ये मोहन बगान ने जीत लिया पूर्वी कोलकाता को हरा के। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। सीजीएल के लिए क्वेश्चन रेडी करेंगे कि 2023 में डूरंड कप के विजेता कौन है, तो आप कहेंगे मोहन बगान, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे साहब हैं। भारतीय ओलंपिक कमेटी 1927 में बने थे, दोराबजी टाटा के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा मैडम है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिनी है। और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई थी, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं अब कौन होते हैं भाई, प्रधानमंत्री होते हैं। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो आर ग्रेंट गोवन, आप सभी को पता है ना। चलते हैं, इसके अलावा 2011 में आपका लिंगानुपात पूछा है, कल शिशु लिंगानुपात पूछा था, मतलब दोनों दिन अभी लिंगानुपात चल रहा है। तो भैया ये आपका 943 हो जाएगा, है ना। 2011 में शिशु लिंगानुपात 919, 2011 में शहरी लिंगानुपात 929 था, 2011 में ग्रामीण लिंगानुपात 949। इसके अलावा पल्लव वंश के संस्थापक पूछ लिया इन्होंने, सिंह विष्णु। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुने होंगे ना, तो इसी वंश के थे, चालुक्य वंश के, जो हर्षवर्धन को हराए थे, है ना। कब, नर्मदा नदी के किनारे, कब, 618 ईस्वी में, कब, है ना। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कफडिसेस। इस वंश के जो महान प्रतापी राजा हुआ कौन हुए, कनिष्क। और कनिष्क के काल में क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा। राष्ट्रकूट वंश के बारे में और आप एडिशनल क्या जानते हैं, तो भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने पाल प्रतिहार के साथ भाग लिया था और यही जीते थे। इनका एक शासक था ध्रुव, ठीक है। इनके अलावा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, जितना भी जानते हैं वो भी कम है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लायक है। इनके अलावा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्ता। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंश ने शासन किया, 4 वंश, आपके सामने चारों चमक रहे होंगे। सबसे पहले संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का ने इसी वंश का स्थापना किया था पहले, फिर बाद में आया आपका तुलुप वंश, सुलुभ वंश, अरविदु वंश, ठीक है। जो आपका तुलुप वंश है ना, इसमें कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी राजा हुए, इन्होंने 1000 खंभा महल बनवाया, है ना। इन्होंने जो है आपका आमुक्ता मल्यादा नामक किताबा लिखा, है ना। कौन भाषा में थे आप लोगों से डिमांड करूंगा, तमिल या तेलुगु, दो ही ऑप्शन है, चलिए। इसके अलावा इन्होंने जो है कृष्णदेव राय जो है भारत में सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क किए थे। देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन मुझे भी होता है, तो आपको भी हो सकता है। कनिष्क जो है सिल्क मार्ग की खोज किए थे, ना कि कृष्णदेव राय, ठीक। चलते हैं आगे, जाम्बती कल्याणम भी यही लिखे हैं। इनके अलावा जो आपका जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं, ईसाई धर्म के फाउंडर ईसा मसीह हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। तो ये, इसके अलावा हरित क्रांति का कथन के रूप में आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति के जो है, मैंने यहाँ सभी कथन सही दिया हूँ क्योंकि ऑप्शन मुझे पता नहीं है, मैं जो भी यहाँ पे लिखा हूँ अपने मन से लिखा हूँ, चारों कथन सही लिखा हूँ। हरित क्रांति का असर गेहूँ पे सबसे अधिक पड़ा, सबसे ज़्यादा। हरित क्रांति का असर अन्य खाद्यान्नों पर भी पड़ा, चावल इत्यादि पर भी पड़े। तो इनके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। तो ये चारों के चारों कथन मैंने सही रखा है। इसका उद्देश्य क्या था, अच्छे खाद और बीज का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों की उत्पत्ति में पैदावार बढ़ाना, जो बढ़ गया। लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या है कि भाई अधिक खाद के इस्तेमाल होने से मिट्टी की जो नेचुरल उर्वरता शक्ति है ना, वो आपका कम रहा है ना। कीटनाशक के प्रयोग से क्या होती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सब एक क्वेश्चन और भी प्रस्तावना के अनुसार राज्य भारत कैसा राज्य है, तो मैं ये आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि स्कूल के प्रार्थना में भी प्रस्तावना से ही स्टार्ट होता था हमारे सरकारी स्कूल में, तो आप लोग भी किए होंगे। तो कम से कम हम भारत के लोग इसके आगे की तो लाइन जरूर याद होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी भी बंधु को मेरा कंटेंट चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके कर सकते हैं। खाली एनालिसिस का PDF चाहिए तो गुरुदेव आपके लिए फ्री रखा है, टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।